गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में हम शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नया शीत युद्ध। हम सभी को पता है और पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहे हैं कि जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, उन शीत युद्ध के हमने 3 चरणों को पढ़ने के बाद में देखा कि 1970 से 80 के मध्य का जो काल है वो एक देतांत का काल है, अर्थात तनाव शैथिल्य का काल है। दोनों ही महाशक्तियों के मध्य जो उग्रता, जो आक्रामकता, जो वैमनस्य, जो द्वेष था, वो धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है। सैनिक शस्त्र इनमें बहुत बड़ी कमी आ रही है। विभिन्न प्रकार के संधि, समझौते, सम्मेलनों के द्वारा दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव कम हो रहा है। लेकिन अंत में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिससे दोनों ही देशों के नेतृत्व में अविश्वास हो जाता है और पुनः एक नया शीत युद्ध शुरू हो जाता है। तो आज हम उसकी शुरुआत करेंगे कि नया शीत युद्ध किस प्रकृति का था और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, उसी को लेकर आज हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 1989 के आसपास दोनों ही देशों में और विशेषकर जब सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद में अविश्वास पैदा हो गया। तो अब ये जो शीत युद्ध है, इसका केंद्र यूरोप से खिसक कर अब एशिया की तरफ आ रहा है। दक्षिण एशिया, हिंद महासागर, इन क्षेत्रों में पूरा दोनों ही महाशक्ति अपना पुरजोर शक्ति का प्रयोग करी है। तो हम देखेंगे कि इस दौर में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है। सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। अमेरिका की विदेश नीति में रीगन के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। यूँ कहा जा सकता है कि रीगन का काल है वो संयुक्त राज्य द्वारा अपने आप को प्रथम महाशक्ति के रूप में पुनः हासिल करने का फैसला किया। ये तय कर लिया गया कि हम नंबर 1 एकमात्र दुनिया में महाशक्ति हैं और इसका दर्जा हम हासिल करके रहेंगे। ठीक है। तथा देतांत पर अधिक बल देने के विचार का त्याग करने से देतांत का जो उद्देश्य था उसको बड़ा गहरा धक्का लगा, क्योंकि अब देखते हैं कि देतांत का जो काल है 70 से 80 वाला, इसमें दोनों ही महाशक्ति देतांत पर अधिक बल देती है। अब ये तय कर लिया कि नहीं, हम महाशक्ति के रूप में पुनः अपना जो दर्जा है वो हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने देतांत का जो विचार था वो त्याग दिया। तो जब त्याग दिया तो देतांत मतलब तनाव में कमी, तनाव में शिथिलता, उसको बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा। ठीक है। तो समझ सकते हैं कि रीगन के नेतृत्व में अमेरिका आते ही अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन किया और अपने आप को शक्ति प्रदर्शन और महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का पुरजोर ढंग से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। यहीं से एक प्रकार से पुनः दोनों देशों के मध्य खटास पैदा हो जाती है। अगला है अनुत्तरदायीपूर्ण सोवियत संघ का जो दृष्टिकोण है। अब ये ऐसा रीगन प्रशासन का मानना था। रीगन प्रशासन ये कहता था कि अंगोला, मध्य पूर्व तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ का जो व्यवहार में दिख रहा है तथा अमेरिका तथा देतांत के जो उद्देश्य हैं उनके प्रति गैर जिम्मेवार या गैर जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है। तो जब ये खुद उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है, कहने के तहत उसके प्रति सीरियस नहीं है, तो हम ही क्यों, हमारे ऐसे क्या पड़ी है कि हम देतांत के प्रति ज़्यादा अग्रसर हो। अगर उसको नहीं है तो हमारी भी नहीं पड़ी है। इस प्रकार का ये आरोप लगाया था। रीगन प्रशासन कहता है कि जो सोवियत संघ है वो अनुत्तरदायी है। हम चाहते हैं कि दुनिया में तनाव कम हो, किसी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिस्पर्धा
जो विश्व शांति के लिए खतरा हो ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अंगोला और मध्य पूर्व एशिया और संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस प्रकार से सोवियत संघ व्यवहार कर रहा है ना, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये सीरियस है ही नहीं, नितान के प्रति सीरियस है ही नहीं, पूरी तरह गैर जिम्मेवार तरीके से अपना दायित्व निभा रहा है, जो कि हानिकारक है। तो इसके लिए हम चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, हमें भी कुछ एक्शन लेना होगा। तो इसलिए सोवियत संघ और दोनों के पीछे मतलब अमेरिका के मध्य एक प्रकार से पुनः उग्रता आरंभ हो जाती है। फिर दूसरा और तीसरा जो कारण है कि सोवियत संघ के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का पूर्वी यूरोप और चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयत्न शुरू कर दिया गया। सोवियत संघ का प्रभाव ज़्यादा न बढ़े, इसके लिए क्या किया कि अमेरिका ने पूर्वी यूरोपीय, अब आपको पता है पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, सभी साम्यवादी समाजवादी शासन व्यवस्था के पक्षधर और इस विचारधारा के समर्थक माने जाते थे। तो इनसे अमेरिका ने सोचा कि इनसे अब संबंध अच्छे कायम करें। साथ ही साथ जो चीन साम्यवादी राष्ट्र कहलाता है उसके साथ भी संबंध बनाने पर अमेरिका ने जोर दे दिया। तो सोचो कि एक प्रकार से जहाँ जहाँ सोवियत संघ का प्रभाव था वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस प्रकार से अमेरिका अग्रसर हो रहा है। देखिए 1970 के दशक से अमेरिकी विदेश नीति में चीन के साथ संबंध बनाकर सोवियत संघ के विरुद्ध सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ तथा चीन के मध्य खाई को चौड़ा करने का प्रयत्न किया। ये सभी को आपको पता है। निक्सन ने यात्रा की, हेनरी किसिंजर वहाँ गए और किसी को पता ही नहीं चला कि हेनरी किसिंजर की गुप्त जो यात्राएं थी उसका मकसद यही था कि जो खाई पैदा हुई है सोवियत संघ और चीन के मध्य, उस खाई का फायदा उठाने में जो सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति में होगा वो अमेरिका होगा। तो अब देखो अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रवादी और वो जो चीन है वो साम्यवादी है, बिल्कुल उलट विचारधारा, लेकिन हित बड़ी वह होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अभी अच्छा मौका है कि दोनों ही साम्यवादी देशों के मध्य खाई पैदा हो गई है, तो इस खाई को और चौड़ा करने में हम बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने तुरंत वहाँ पहुँचा और अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंध सामान्य किए और पूरा सोवियत संघ और चीन को दूर करने में बहुत बड़ी एक उनको सफलता भी हासिल हुई। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, आर्थिक संबंधों द्वारा पूर्वी यूरोपीय समाजवादी राज्यों पर अमेरिका द्वारा अपना प्रभाव स्थापित करना। अब जो भी पूर्वी यूरोपीय देश थे, जो समाजवादी राज्य थे, उन राज्यों पर जो भी जिस प्रकार की आर्थिक सहायता देकर, जो भी जिस प्रकार से सहायता की जा सकती थी, सहायता प्रदान करके उन सभी राज्यों को अपनी तरफ मिलाना या अपने पक्ष में खड़ा करने की अमेरिका की बहुत बड़ी नीति काम कर रही थी, अर्थात अपना प्रभाव स्थापित करने का पूरा पुरजोर ढंग से कार्य चल रहा है। यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। और जो भी यूरोपीय देश हैं, इन सभी देशों को कहें कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, क्या क्यों देखो जो भी युद्ध या शस्त्र निर्यातक देश हैं वो हमेशा किसी भी राष्ट्र को इस बारे में और चिंतित कर देता है कि आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, आप ये हथियार लीजिए, वो हथियार लीजिए। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि इन सभी यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत बड़ा जागरूक करना तथा उनको ये बताना कि आपको किसी प्रकार से जो खतरा है उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से उनका एक प्रकार व्यापारिक जो एक उद्देश्य है उसमें भी पूर्ति करना चाह रहे हैं। तथा पोलैंड के साथ उदारता की नीति भी सोवियत प्रभाव को कम करने के लिए बनाई। तो इन सभी नीतियों के कारण अमेरिका आगे बढ़ रहा है, लेकिन सोवियत संघ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई और सोवियत संघ ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उसके प्रति उपाय शुरू कर दिए गए कि जो अमेरिका कभी चीन के साथ नहीं था, जो अमेरिका कभी पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ नहीं था, तो आज वो इनके साथ खड़ा है। इसका मतलब वो मेरे प्रभाव को कम करना चाहता है। तो सोवियत संघ ने सोच लिया कि अब हम इसका मैं प्रत्युत्तर दूंगा और जहाँ जहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोकने का काम करूँगा। यही नहीं, निकारागुआ, अल सल्वाडोर और ग्रेनाडा में जो इस प्रकार से अमेरिका की भूमिका थी, ये भी बहुत बड़ी एक निंदनीय और आलोचना का विषय बनी। इन सभी राज्यों पर बलपूर्वक अपना उच्च प्रभाव बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य ने अपने प्रयत्नों को सोवियत संघ का कड़ा विरोध किया। मतलब सोवियत संघ ने इसका पूरा विरोध किया। किसका? निकारागुआ, अल सल्वाडोर और ग्रेनाडा, जो छोटे छोटे देश हैं। तो इन देशों पर जो अमेरिका ने अपना प्रभाव बढ़ाने का जो बलपूर्वक तरीका आजमाया, इससे सोवियत संघ ने बहुत बड़ा विरोध भी किया। तो इससे भी दोनों ही राष्ट्रों के मध्य तनाव बढ़ रहा है, आप सब देख रहे हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण कारण जहाँ से शुरुआत मानी जाती है वो है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। यहीं से नए शीत युद्ध की सुबुगाहट शुरू हो जाती है और नया शीत युद्ध अस्तित्व में आना प्रारंभ हो जाता है। अफगानिस्तान में सोवियत जो हस्तक्षेप हुआ उसका
जो उग्रता के साथ फैला, तो पुनः एक और नए 10 सालों के लिए इस सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध शुरुआत हो गई। देखो क्या था, मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ। अफगानिस्तान में वामपंथियों को सत्ता में बनाए रखने के प्रयत्न तथा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप को अमेरिका ने सिद्धांत को तोड़ने का प्रत्यक्ष और बड़ा प्रमाण कहा। अफगानिस्तान में जो भी साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तथा अफगानिस्तान में जो ये सोवियत हस्तक्षेप हुआ, इसे अमेरिका ने कहा कि आपने सिद्धांत को तोड़ने का सबसे बड़ा काम प्रत्यक्ष रूप से आपने किया, इससे बड़ा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। ठीक है। और खाड़ी क्षेत्र में जो सोवियत शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इन उपरोक्त सभी कारणों से आप सिद्धांत के लिए या सिद्धांत को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका ने शोर मचाया और कार्टर, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे विश्व शांति को सबसे बड़ा खतरा भी बताया। कार्टर के शासनकाल के उत्तरार्ध के दिनों में सोवियत संघ के साथ संबंधों में निरंतर खराब होने के कारण जिस तरह की राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, उसे अमेरिका और सोवियत संघ एक बार फिर नए शीत युद्ध का नवीनीकरण कर दिया गया। बात समझ में आई कि अफगानिस्तान में जो भी वामपंथी हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं, उनको बनाए रखने के लिए सोवियत संघ ने सहायता प्रारंभ की। ठीक है। तो अमेरिका ने शोर मचाया कि क्या है, इस प्रकार का हस्तक्षेप क्यों, आप सिद्धांत के सिद्धांतों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, आप शांति के मार्ग पे चले थे और आपने इस प्रकार से अफगानिस्तान में और खाड़ी क्षेत्र में जो आप हस्तक्षेप कर रहे हो, ये शांति के प्रयासों को तोड़ने का काम है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे विश्व शांति को खतरा पैदा होगा। ठीक है। फिर अमेरिका तो चिल्लाता रहा, लेकिन सोवियत संघ के कोई प्रभाव, कोई इस स्थिति में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। तो इससे दोनों देशों के मध्य जो संबंध सिद्धांत की दौर में स्थापित हुए थे, पुनः बिगड़ने शुरू हो गए और एक प्रकार से पुनः राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ अमेरिका और सोवियत संघ में जो शीत युद्ध लगभग समाप्त होने की स्थिति में आया था, पुनः उस शीत युद्ध का नवीनीकरण हो गया, नया शीत युद्ध शुरू हो गया, जो अपन नए शीत युद्ध के तौर पे जानते हैं। इसलिए आपको ये घटना सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है कि 1979 की जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ है, वहीं से नए शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब देखो, सोवियत प्रभाव है, उसको कमज़ोर करने के लिए अमेरिका किस प्रकार की नीतियां अपना रहा है, ये भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, सोवियत प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने जिस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, कौन कौन सी हैं, देखिए एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। एक तो सबसे पहले डियोगो गार्सिया जो हिंद महासागर में है, वहाँ पर अपना नौसैनिक परमाणु अड्डा बनाकर तथा समय इसी के साथ साथ फारस की खाड़ी में अपनी सुरक्षा और प्रतिरक्षा को मजबूत करने तथा संगठित करने के लिए अपना जो नौसैनिक अड्डा है उसको ज़बरदस्त तरीके से मजबूत कर रहा है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा काम है। अब देखेंगे हिंद महासागर को सामरिक महत्व की स्थिति को देखकर वहाँ पर अपने नौसैनिक अड्डे और नौसेना को मजबूत करने का काम अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, पश्चिमी एशिया में सोवियत संघ के विस्तारवाद की चुनौती के विरुद्ध पाकिस्तान को शस्त्र देना और उसे अग्रिम सीमा राज्य अर्थात फ्रंटलाइन स्टेट के रूप में सुदृढ़ करना। अब देखो कि जिस प्रकार से सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी राज्य है, ठीक है, तो इसने सोचा कि पाकिस्तान मेरा मित्र राष्ट्र तो है ही है, लेकिन जिस प्रकार से सोवियत संघ ने जो विस्तारवाद की नीति अपना रहा है उसको कैसे रोका जाए, उस चुनौती को कैसे चैलेंज किया जाए, तो उसके लिए उसने पाकिस्तान को शस्त्र देना आरंभ किया। और पाकिस्तान ने जिस प्रकार की मांग शुरुआत की, जो भी जिस प्रकार के शस्त्र चाहिए,
सोवियत मतलब अमेरिका ने उसको देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट अर्थात अग्रिम सीमा राज्य के रूप में दर्जा देकर अपने एक प्रमुख राज्य के रूप में, एक सहयोगी राज्य के रूप में उसको दर्जा दे दिया। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान का जो हित है वो अमेरिका से ज़्यादा भारत के लिए विरुद्ध था, यानी अमेरिका से हथियार प्राप्त करके भारत के विरुद्ध उनका प्रयोग करना था, ठीक है। लेकिन अमेरिका का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि सोवियत प्रभाव को कैसे रोका जा सके, अफगानिस्तान से आगे न बढ़ सके, इसके लिए उसने जिस प्रकार को जो भी उसको अपने हितों के अनुकूल लगा ऐसे सभी कदम उठाने शुरू कर दिए गए, ठीक है। अगला देखते हैं कि फारस की खाड़ी में शीघ्र तैनात बल को संगठित कर दिया गया। फारस की खाड़ी में अपनी जो भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी नौसेना को वहाँ से प्रभावी रूप से तैनात कर दिया गया। एशिया में सोवियत संघ की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने वाशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद और टोक्यो सहयोग को मजबूत किया, यानी एशिया में सोवियत संघ का ज़्यादा प्रभाव न बढ़े, ठीक है, और इसका ज़्यादा विस्तार न हो, इसका दबाव न बने, इसके लिए उसको चारों तरफ से कैसे घेरा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद और टोक्यो, इन चारों देशों ने अपने सहयोग मजबूत किए, सुदृढ़ किए और सोवियत संघ को नियंत्रित करें, इसके लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया गया। तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सैनिक प्रोग्राम थे उनको बढ़ावा दे दिया। सामरिक प्रतिरक्षा उपक्रम बनाना, साल्ट II समझौता लागू न करना, इस प्रकार के ये सभी काम शुरू कर दिए गए अमेरिका के द्वारा, ताकि सोवियत प्रभाव है उसको नियंत्रित करें। सबसे ज़्यादा शस्त्रीकरण पर बल देना शुरू कर दिया गया और हिंद महासागर में अमेरिकी शक्ति तथा उसको उपस्थिति इतना बढ़ाना कि सोवियत संघ भयभीत हो रहे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये अपनी नीतियाँ अपना रहा है। इसी प्रकार से जो अमेरिका है, अमेरिका भी अमेरिका जिस प्रकार से सोवियत संघ को नियंत्रित करने का काम कर रहा है, तो सोवियत संघ भी चाहता है कि मैं भी अमेरिका को नियंत्रित करूं, मैं भी अमेरिका को कैसे कंट्रोल करूं। तो इसके लिए भी वो कुछ नीतियाँ बना रहा है। तो आपने देखे सबसे पहले कि अंगोला में सोवियत संघ द्वारा उत्साहित क्यूबियों की भूमिका, अफगानिस्तान में सोवियत, आप देखो मैंने आपको पहले अंगोला और ये जो जहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा था और वहाँ पर जो क्यूबाई के नागरिकों की जो भूमिका थी उसमें सोवियत संघ द्वारा क्यूबा की सहायता करना, साथ ही साथ अफगानिस्तान में जिस प्रकार से सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, इथियोपिया में सोवियत संघ द्वारा जो भूमिका थी और क्यूबा जो अपना मित्र राष्ट्र है उसमें अपनी सेना की उपस्थिति जो कि अमेरिका के बेहद नज़दीक है, तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में नई प्रकार के SS-20 की मध्यम दूरी की मारक क्षमता की सोवियत मिसाइलें लगाना, लैटिन अमेरिका के देशों में वामपंथी दलों को सोवियत संघ की पूरी सहायता और उनका समर्थन करना, पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों में सोवियत संघ द्वारा अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की जो नीति है, या हिंद महासागर में सोवियत संघ की बढ़ती उपस्थिति, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने हैं। साथ ही साथ उन्होंने मॉस्को दिल्ली और मॉस्को हनोई, अर्थात हमारा भारत भी सोवियत संघ की तरफ पक्ष इस दौर में पक्ष में है, तथा वियतनाम की राजधानी हनोई, तो हनोई भी एक सोवियत संघ के पक्षधर राज्य रहा है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि वाशिंगटन, इस्लामाबाद, बीजिंग और टोक्यो की जो एक दूरी बनी हुई है, उसी प्रकार से मॉस्को दिल्ली और मॉस्को हनोई, ये भी एक प्रकार का बढ़ती हुई मित्रता का संकेत था। तो इन दोनों ही महाशक्ति एक दूसरे के मतलब विरुद्ध अपना जिस प्रकार का जो भी उनको उपयुक्त लगे इस प्रकार के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और अपने सामने वाले की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ कंबोडिया संकट जो पैदा हुआ, देखिए इसमें वियतनामी सेना जो 1979 में कंबोडिया को मुक्त करा के अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो इसने नए शीत युद्ध को संकट के और भी बढ़ा दिया। इस घटनाक्रम में हिंद चीन का जो प्रमुख क्षेत्र वियतनाम है उसने अपने प्रभुत्व की घोषणा की, तथा सोवियत समर्थन से चीन के साथ मुठभेड़ के लिए वियतनाम की तत्परता को जाहिर किया। तो इससे भी वियतनाम घटनाक्रम से भी
दोनों देशों के मध्य, दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव बढ़ा। ठीक है, ईरान इराक युद्ध हुआ 1980 में, इससे भी तनाव बढ़ा। और जो मेन स्टार वॉर्स अर्थात अंतरिक्ष युद्ध, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जो ये योजना थी, इस योजना का जो प्रमुख अंग एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ढाल तैयार करना था जो प्रतिरक्षी देश के प्रक्षेपास्त्र को अंतरिक्ष में पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। ऐसा होने से कोई भी महाशक्ति पहले किसी दूसरी शक्ति पर हमला करने का साहस नहीं कर पाएगी। अब इस योजना के संबंध में सोवियत संघ का मानना था कि इस अंतरिक्ष युद्ध परियोजना का एकमात्र उद्देश्य शस्त्रास्त्रों की नई दौड़ को शुरू कर सोवियत अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था। इस प्रकार स्टार वॉर्स ने निशस्त्रीकरण की वार्ताओं पर पानी फेर दिया। वही 1987 में सोवियत संघ ने अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करते हुए परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका को चेतावनी भी दी कि यदि 1987 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो वैसे पुनः शुरू और कर देगा। इस प्रकार से समझ रहे हैं कि स्टार वॉर्स अर्थात अंतरिक्ष युद्ध की जो प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से एक दूसरे पर दबाव की जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये सब नए शीत युद्ध में अलग अलग तरीके से बढ़ती जा रही है।